नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसके चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया कि सरकार क्या होती है। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ये चारों टॉपिक को, कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कार्यपालिका के प्रकार क्या है और श्रीलंका की अर्ध अध्याशात्मक कार्यपालिका क्या है। ठीक है, इसको हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे ये वाला चार्ट जो आपके पेज नंबर 81 पर दिया हुआ है। ठीक है, कार्यपालिका के प्रकार, संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्याशात्मक कार्यपालिका और अध्याशात्मक कार्यपालिका, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, बहुत आराम से समझिएगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वापस आते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक के ऊपर। ठीक है, आई होप जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन जो पीपीटी की मदद से जो सरकार के चार्ट को समझाने की कोशिश की है वो आपको इजीली समझ आया होगा। ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका 4th चैप्टर, 5th चैप्टर और 6th चैप्टर तीनों कवर हो रहे हैं। 4th चैप्टर कार्यपालिका है, 5th विधायिका है और 6ठा न्यायपालिका है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपका बेस बन जाएगा एटलीस्ट कि इस चैप्टर को आराम से समझ पाओ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके परिचय में भी एक बात कही गई है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिस बारे में हमने अभी बात करी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तीनों मिलकर ही सरकार चलाने शासन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान में ही बताया गया है कि विधायिका की शक्तियां क्या होंगी, कार्यपालिका की शक्ति क्या होंगी, न्यायपालिका की शक्ति क्या होंगी। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारे को क्या क्या चीजें पता चलेंगी। पहली बात तो ये है कि संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली कौन सी होती है। दूसरा, भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, राष्ट्रपति के पास कितनी पावर्स हैं। और तीसरा, मंत्री परिषद कैसे बनती है और वो काम कैसे करती है। आपने सुना होगा ना, मंत्री, अलग अलग मंत्री की जो मंत्री होते हैं वो क्या काम करते हैं, मंत्री परिषद कैसे बनती है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं। और चौथा, प्रशासनिक मशीनरी का महत्व क्या है और कार्य क्या है, यानी कि जो हमारी सरकार को चलाने वाले जो हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो इनके बारे में हमें जानने का इस चैप्टर में मौका मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि कार्यपालिका आखिर में होती क्या है। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, कार्यपालिका क्या होती है कि एक ऐसी संस्था जो नियम या कानूनों को लागू करती है। ठीक है ना, नियम या कानूनों को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, वो हर संगठन में होती है, चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई विश्वविद्यालय हो या कोई ऑफिस हो। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें एक सीईओ होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि कार्यपालिका को इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, यानी कि लागू करना। भाई अगर कोई कानून ये लागू कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको कानून को बनाने वाला होता ही है ना। जस्ट सपोज सॉरी, आपके स्कूल का एग्जांपल देते हैं। आपके स्कूल में प्रिंसिपल है। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो है कोई भी रूल ऊपर से बनकर आता है बच्चों के लिए, तो वो रूल को जो है प्रिंसिपल लागू करते हैं। ठीक है, तो वो स्कूल में वो रूल बनाने वाला भी तो कोई होगा, तो वो रूल बनाता कौन है, विधायिका। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ अभी तक हमने जो समझा है वो हमने यही समझा है कि जो कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करता है। समझ गए ना, कि जो भी लागू करने वाली संस्था होगी उसको बोलेंगे कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। बहुत आसान है। सरकार के मामले में भी ऐसा ही होता है। एक संस्था है जो नीतिगत निर्णय लेती है और नियम और कायदों के बारे में तय करती है। देखिए, एक संस्था कौन सी हो गई जो निर्णय लेती है और नियम और कायदे बनाती है, वो हो गई विधायिका। ठीक है, और दूसरी संस्था जो हो गई उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है, यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, तो सरकार का वह अंग जो नियम और कानूनों को लागू करता है या प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इस बात को समझना है कि कार्यपालिका के प्रमुख काम क्या है। सीधी सी बात है, जो काम जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। ठीक है, एक बात और मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि कार्यपालिका सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, 2 तरह की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। मैंने बताया ना, स्थायी कार्यपालिका कौन सी हो गई, जिसमें ऑफिसर्स होते हैं सारे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जितने बड़े ऑफिसर्स होते हैं। ये स्थायी इसलिए होती हैं क्योंकि जब तक ये रिटायर नहीं होते तब तक ये
कार्यपालिका में बने रहते हैं, और दूसरे कार्यपालिका होती है जो कि अस्थायी होती है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल होते हैं। मतलब भाई 5 साल तक तो इनका कार्यकाल होता है ना, 5 साल पहले सरकार गिर गई तो तभी ये हट जाएंगे। ठीक है, तो अस्थायी और स्थायी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका आखिर होती कितने प्रकार की है। देखिए कार्यपालिका, देखो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कार्यपालिका है, उसको हम अगर यहाँ पे समझें वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कुछ देशों की कार्यपालिका की प्रकृति की बात की गई है। प्रकृति का मतलब समझते हैं, प्रकृति को बोलते हैं नेचर, कि भाई उन वहां पर कार्यपालिका की प्रकृति क्या, नेचर क्या है, मतलब किसके पास कितनी कितनी शक्तियां हैं। हर देश में एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और एक होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। असल में सरकार का जो है हेड कौन होगा और पूरे देश का हेड कौन होगा, इस पे डिपेंड करता है कि वहां पर शक्तियां किसके पास ज्यादा है। समझ रहे हो, एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, शक्तियां किसके पास ज्यादा है इस बात से डिसाइड करता है होता है कि वहां पर किसके पास कितनी शक्तियां हैं। जैसे वहां पर कौन सी कार्यपालिका है, सॉरी, अमेरिका में अध्याशात्मक व्यवस्था है। अध्याशात्मक व्यवस्था में होता क्या है, देखिए मैंने आपको पहले 2 बातें बताई, एक होता है राज्य का प्रमुख, ठीक है, एक होता है राज्य का प्रमुख और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। ठीक है, अब अध्याशात्मक व्यवस्था में क्या होता है, राज्य का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है, और सरकार का प्रमुख कौन होता है, वो भी प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष, दोनों में ही अध्यक्ष जो है वो प्रमुख है। ठीक है, दूसरी होती है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, राज्य का प्रमुख कौन होगा, पूरे देश का प्रमुख कौन होगा, वो होगा प्रेसिडेंट, और सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कार्यपालिका है। ठीक है, कहीं पर राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां हैं, कहीं पर प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्तियां हैं। फ्रांस, इटली, रूस, जापान, जर्मनी, ये सारी इसमें बताई गई हैं, आप पढ़ सकते हो। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको मैंने अभी आपको बताया ना कि अध्याशात्मक व्यवस्था में होता क्या है, राष्ट्रपति राज्य का भी और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था कहां कहां पर है, अमेरिका में, ब्राजील में, लैटिन अमेरिका में। ठीक है, अब एक रहती है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, यानी सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है। ठीक है, देश यानी कि राज्य का प्रमुख होता है। इसको हम यहाँ चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं इस चार्ट को, कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए 2 तरह की होती है, एक होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर, एक होता है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे, दूसरी वाली। अब आप समझिए सामूहिक का मतलब क्या होगा, जहां पर एक ग्रुप होगा, ठीक है ना, मिलकर के शासन करने वाला, सामूहिक। ठीक है, एक व्यक्ति यानी कि एक अकेला व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के हाथ में ही सारी पावर है, सरकार भी वही चलाएगा, देश भी वही चलाएगा, सब कुछ वही होगा। ठीक है, तो ये बात अलग अलग देखिए, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले समझेंगे सामूहिक नेतृत्व वाली। ठीक है ना, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली कौन सी कार्यपालिका होती है वो हम समझेंगे। अब ये देखते हैं, ये है संसदीय प्रणाली और अर्ध अध्याशात्मक प्रणाली। दोनों को बहुत आराम से समझिएगा, ये सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए संसदीय प्रणाली में होता क्या है कि सरकार के प्रमुख को कहते हैं प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता मतलब है जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी वो सरकार बनाएगा, वो नेता वो होगा विधायिका में बहुमत दल का नेता। इसको समझने के लिए इस तरह से समझते हैं। देखिए लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ पर फिर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होंगे, लोकसभा के प्रति, क्योंकि वहीं से चुना गया है ना, तो वहीं से पूछा जाएगा कि सवाल पूछेंगे लोकसभा में। तो दूसरा है विधायिका में बहुमत दल वाले दल का नेता हो। देखिए जब चुनाव हुए तो भैया दल का मतलब होता है पार्टी,
जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, जैसे लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543, तो जिसको भी 272 सीटें मिलेंगी वो पार्टी सरकार बना लेगी। ठीक है, तो किसको मिली है? मोदी को मिली है, तो वो क्या है? बहुमत दल का नेता। तीसरा है विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होगा, वो मैंने आपको बता दिया, जहां से चुना गया है उनके प्रति जवाबदेह होगा। चौथा पॉइंट है देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं यहां देखते हैं। देश का प्रमुख राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। ठीक है, तो राजा का मतलब क्या होगा? जब संवैधानिक राजतंत्र होगा ना उस देश में, तब राजा प्रमुख होगा देश का। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था दो बातें, एक होता है देश या राज्य का प्रमुख, ठीक है ना, या राज्य का प्रमुख, और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। ठीक है ना। अब देखिए संवैधानिक राजतंत्र, आखिर में ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। इन दोनों को दो अलग अलग भागों में बांट दो। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार, जो संविधान में लिखा है, जो पावर लिखी है वही मानी जाएगी। तो राजा राजतंत्र यानी कि राजा का शासन, ठीक है, राजा वही कार्य करेगा, राज्य के पास वही शक्तियां होंगी जो संविधान में दे रखी है। ठीक है, जब संवैधानिक राजतंत्र होगा तो राजा प्रमुख होगा, जब संसदीय गणतंत्र होगा तो राष्ट्रपति प्रमुख होगा। संसदीय की बात हम ऊपर कर रहे थे, अब मैं बताता हूं यहाँ पे गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। इसका मतलब ये होता है जब राज्य का प्रमुख जो होता है ना, राज्य पूरे देश का प्रमुख जो होता है वो चुना हुआ हो। हमारे देश के प्रमुख जो है राष्ट्रपति हैं, उनको चुना जाता है, हाँ जी चुना जाता है, इसलिए हम जो है एक रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है। रिपब्लिक डे हमारा कब होता है? 26 जनवरी को। ठीक है ना। तो अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि काफी बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक संसदीय व्यवस्था आप समझ गए, ये वाला आप समझ गए हो। अब बात करते हैं अर्ध अध्याशात्मक व्यवस्था की। अर्ध अध्याशात्मक, ठीक है, अध्याशात्मक तो है लेकिन पूरी नहीं है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, पहले पॉइंट में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख है? पूरे देश का। दूसरा, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया, देश का प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। ठीक है। तीसरा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको वही बताया, लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जो है अकेले तो शासन करेंगे नहीं, तो वो कैसे, किसकी मदद से शासन करते हैं? एक मंत्री परिषद की मदद से। ठीक है, मंत्री परिषद। अब ये मंत्री परिषद जो होती है, इसमें वो सभी मंत्री होते हैं। जैसे देखो, पहली बात है, परिषद का मतलब क्या होता है? परिषद का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर सब जो है मिल करके कुछ डिस्कशन करें। ठीक है, देश को चलाना है तो अलग अलग मंत्री चाहिए, शिक्षा मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस तरह के सारे मंत्री इस मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब ये लोकसभा से चुने गए हैं ना, तो अब क्या होगा, मतलब इनका हेड होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये ना लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनको जब चुने कब गए हैं? ये लोकसभा के चुनाव के बाद ही। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका। विधायिका यानी लोकसभा। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे इस मेन पॉइंट पे, अध्याशात्मक व्यवस्था के ऊपर। इस पर अध्याशात्मक व्यवस्था में पहले मैंने आपको क्या बताया, ये है एक व्यक्ति के नेतृत्व पे आधारित। ठीक है, एक व्यक्ति का नेतृत्व यानी सिर्फ एक व्यक्ति, यानी कि अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट। अब देखते हैं, प्रेसिडेंट जो है इस व्यवस्था में, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में। दूसरा, वही सरकार का भी प्रमुख होता है, सारी पावर सरकार का भी प्रमुख वही है और देश का प्रमुख भी वही है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पे प्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, सीधे तौर पे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये जो व्यवस्था है ना, वो अमेरिका में है, अभी हुआ है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प को जो है हार गए हैं और जो बाइडेन जीते हैं, तो लोगों ने सीधे तौर पे मतदान किया है। हमारे यहाँ पर जो भारत में, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो है देश के प्रमुख हैं और सरकार के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम अपने जो है राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीका यानी कि हमारे यहाँ पर जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और वहां पर जो है
संसद के सदस्य हैं, एमपी हो गए और विधायक हो गए, वो मिलके चुनते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो है सीधे तौर पे प्रत्यक्ष मतदान होता है। अब ये जो है ना, अध्यादेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास कितनी पावर आ गई, देश का प्रमुख वही है, सरकार का प्रमुख वही है, लोगों ने चुन भी लिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता, मतलब वहां की संसद के प्रति जो है वो जवाबदेह भी नहीं। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अब आपको मतलब ये पूरा चार्ट ही समझा दिया जिसमें ये सारी चीजें जो है ना कंप्लीट हो जाएंगी। अध्यादेशात्मक व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, ये अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब एक बार ना ये समझते हैं कि श्रीलंका की अर्ध अध्यादेशात्मक कार्यपालिका के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटी मोटी चीजें जान लेते हैं। देखिए 1978 में ना श्रीलंका के संविधान में एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने के बाद जो है वहां पर अध्यादेशात्मक कार्यपालिका लाई गई। अध्यादेशात्मक कार्यपालिका मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति राज्य का भी प्रमुख होगा, सरकार का भी प्रमुख होगा, ठीक है ना। तो इस प्रणाली में सब सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथ में होगी, और जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे खुद चुनते हैं राष्ट्रपति को। एक चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो वो चुनते हैं, लोग ही डायरेक्ट वोट देते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं अर्ध अध्यादेशात्मक कार्यपालिका में। ठीक है, अब क्या है, संविधान राष्ट्रपति को बहुत शक्ति दे देता है। राष्ट्रपति जो है संसद के अंदर बहुमत वाले दल का नेता होता है। अब आप बात समझिए, संसद के चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जिस भी सरकार को मतलब जो सरकार बनेगी, जो पार्टी जीतेगी, वो जो है वो राष्ट्रपति बनेगा, तो वहीं से एक प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाता है। ठीक है ना। अब क्या है कि अब ये जो बाकी जो मंत्री होंगे वो भी संसद से ही चुने जाएंगे। ठीक है ना। अब ये जो राष्ट्रपति है ना, ध्यान रखिएगा, वो राज्य का निर्वाचित प्रधान होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है, दूसरे मंत्रियों को भी हटा सकता है, मतलब इतनी पावर है राष्ट्रपति के हाथ में, सब कुछ उसी के हाथ में है। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रधान होता है, चुना हुआ होता है। जितनी भी सेनाएं होती हैं उनका भी प्रधान होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। आप खुद सोच रहे हैं कि सारी पावर जब एक ही बंदे के अंदर दे दोगे तो वो बंदा जो है भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, सारी जो है करप्शन नहीं करने लग जाएगा वो, और खुद हटना चाहेगा, कभी नहीं हटना चाहेगा। अब क्या होता है, राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुना जाता है और कम से कम 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। देखिए इतनी सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अर्ध अध्यादेशात्मक व्यवस्था या अध्यादेशात्मक व्यवस्था कितनी ज्यादा, मतलब आप ये लगा लीजिए एक ही बंदे के अंदर इतनी ज्यादा पावर डाल देती है। दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही था, आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।